बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, हाय रे महंगाई। कल बिजली महंगी की और आज अशियाई खरोनोश। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बॉम्ब गिरा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 96 रुपए तक फी किलो इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 97 रुपए तक फी लीटर महंगा। इस वक्त महंगाई की कीमतें इस वक्त अवाम के सर पर बॉम्ब बनकर गिर रही हैं। जी बिल्कुल, कल बिजली महंगी की और आज अशिया खुरनोश। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 96 रुपए तक फी किलो का इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा महंगाई पर शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रात के वक्त जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, जिसके बाद अभी जो शहरी हैं उनकी जानिब से शदीद रद्दमल का इजहार किया गया। लेकिन अब जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड के जो घी हैं उनकी कीमतों में 95 से 96 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। इसके अलावा कुकिंग ऑयल जो है वो भी मुख्तलिफ ब्रांड के 97 रुपये तक फ़ी किलो महंगे हुए। इसके अलावा अगर करीम की बात करें जो इस्तेमाल के लिए होती है, करीम वो 40 रुपए तक जो 50 ग्राम की डिब्बी है वो महंगी हुई। काली मिर्च जो है उसका डिब्बा 10 रुपए तक महंगा हुआ। कस्टर्ड की बात करें तो उसका डिब्बा जो है छोटा वो भी 10 रुपए तक महंगा हुआ है। मुख्तलिफ एशिया महंगी होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे जो यूटिलिटी स्टोर आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, यहाँ पर भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहते हैं? चीज़ें कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही, कहीं एक जगह पे टिक ही नहीं रही, किसी का रेट आए दिन बढ़ा रहे हैं। ये हुकूमत नहीं है, ये पता नहीं किस चीज़ का आवाम का इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन इसलिए चीज़ लिए नहीं इनको वोट दिए थे, वो तब्दीली के लिए थे। कहीं पर भी इसकी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं तो वो इनके पता नहीं इनके पास बढ़ रहे हैं। देखे ना, रिजर्व बढ़ रहे हैं तो वो इनके पास बढ़ रहे हैं ना, आवाम तो किसी को पता ही नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, आवाम को कुछ पता नहीं चल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई की वजह से क्या परेशानी है? जो यूटिलिटी स्टोर सहूलत के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर भी 95 से 96 रुपये घी, 97 रुपये ऑयल महंगा कर दिया गया फ़ी किलो, क्या कहें? तो ये तो दुनिया भर में महंगाई हो रही है ना। 31% आज दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है ज़्यादा, 31% कोविड की वजह से। तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? जब पीछे से ही आपकी हमेशा से वो पाम ऑयल हमेशा इंपोर्ट हो रहा है, जब उसकी प्राइस बढ़नी है तो इनडायरेक्टली आपकी भी बढ़नी है डायरेक्टली। लेकिन ये देखें ना, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा शरह महंगाई की बढ़ रही है। आवाम को सहूलत, ये सहूलत बाजार जो हैं या फिर यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ये तो आवाम की सहूलत के लिए हैं, क्या कहते हैं? पहले ही हम कितना डूबे हुए हैं कर्जे में, और कितनी सब्सिडी ले लें आप। पहले ही आपकी पाकिस्तान में 10% बढ़ी है पीछे दुनिया से, आप पढ़े तो सही 31%। इंडिया में घी, जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन पीटीआई हुकूमत ने वादा ये किया था कि तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन तब्दीली के नाम पर वोट लेने के लिए जो वादे किए गए थे कोई भी वफा नहीं किया गया। यहाँ पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। अशिया खुर्दनोश हो, बिजली हो, रिलीफ फराहम नहीं कर पा रही हुकूमत। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद लिए चलते हैं कमालपुर इंटरचेंज सरदार बाईपास, जहां वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। लगते रहे और उसके बाद जब अदालतों ने या उसकी किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई तो बेकायदगियां सामने आती गईं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके सामने रखना कि 2017 में क्या हुआ। बार बार एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है 2017 की, कि 2017 की रिपोर्ट में ईवीएम को फेल कर दिया गया। वो रिपोर्ट जो थी वो एक तजर्बा किया गया, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इस मशीन से बहुत डिफरेंट थी,
और उस मशीन के ऊपर ये कहा गया कि ये हैक भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। वो रिपोर्ट शाया हुई 2017 के सितंबर में, और उस रिपोर्ट को भी पढ़ने के बाद उसकी रोशनी में भी और दूसरे तजर्बात की रोशनी में भी, उस रिपोर्ट के बाद एक एक्ट आया, इलेक्शन एक्ट 2017, जो अक्टूबर के महीने में तकरीबन आया, जो उस रिपोर्ट के बाद आया, जो उस रिपोर्ट के मंदरजात से सीखने के बाद बनाया गया। उस इलेक्शन एक्ट में यह क्लियरली कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईवीएम का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और छोटे पैमाने इस बात का एनालिसिस करेगा, जायजा लेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई और फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और फिर बड़े पैमाने पर ईवीएम और टेक्नोलॉजी से इलेक्शन होंगे। ये उसकी जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसका 103 नंबर पॉइंट है। ये उसमें ये कहा गया 2017 से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ये जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का फर्ज था उसका। क्या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस्म की टेक्नोलॉजी, कोई ईवीएम या कोई छोटे पैमाने को काम किया? आपके सामने नहीं किया। तो जब आप नहीं करेंगे तो हमारा तो मंशूर है, हम तो वोट ये कह के लेके आए कि हमने रिफॉर्म करना, रास्ते में फ्रीक बन के खड़े होंगे तो हम तो जिद्दोजहद करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जवाब दे कि क्या आप पिछले 4 साल से, मैं सोए रहने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए बड़े एहतराम की जगह पर यह आ रहा है, तो बेहद एहतराम आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले 4 साल क्या अमर माने था कि आपने जो एक्ट के अंदर जो अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि उसकी शेक 103 कहती थी, ये 2017 में आपको पाबंद बनाया गया था कि आप ईवीएम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इस वक्त फैसलाबाद के अंदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानब महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका लगा। टोबाटेक सिंह में 2 रोज के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपए महंगा हुआ। फाइन आटा 1280 और सादा आटा 1220 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी सरापाए एहतजाज हैं। टोबा में 2 रोज के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपए महंगा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। जी, आटे की कीमतों में जो एक इजाफा है वो ताहाल जारी है। अगर हम बात करते हैं सादा आटे की, तो सादा आटे का जो रेट है वो अगर 2 दिन पहले की बात करते हैं तो 1180 रुपये का जो थैला है 20 किलो का वो फरोख्त हो रहा था, लेकिन आज वही थैला 1220 रुपये का फरोख्त हो रहा है। अगर हम स्पेशल सुपर फाइन आटे की बात करते हैं तो सुपर फाइन आटा इस वक्त 1280 रुपये का मार्केट में दस्तयाब है, जिसकी वजह से अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस हवाले से ऐलान किया था कि हम जल्द से जल्द गंदम, सरकारी गंदम को मार्केट के अंदर लेके आएंगे ताकि आटे की कीमतों में कमी आ सके, लेकिन अभी तक कीमतों में कमी क्या आना थी, फिलहाल इजाफा ही देखने में आ रहा है। इस वक्त जो आटा डिपो का इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भजन, बताइएगा कि आटे की जो कीमतें हैं ये मजीद कितनी बढ़ने का इम्कान है या ये कम होंगी? अब नहीं, अभी जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है, गवर्नमेंट ने 1950 रुपये गंदम का रेट दे दिया और गवर्नमेंट ने 1100 रुपये आटे का रेट दे दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो बेहतरी थी वो रुक गई है। अब जो मार्केट में नेक्स्ट सप्लाई आएगी उसमें उम्मीद है गंदम और आटे के रेट्स में दोनों में काफ़ी हद तक कमी होगी और बहुत ज़्यादा कमी होने की उम्मीद है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में जब तक गवर्नमेंट गंदम देगी उस वक्त तक गवर्नमेंट के रेट के ऊपर मार्केट आ चुकी होगी। अगर गंदम का रेट जो है मार्केट का गवर्नमेंट नहीं देती तो फिर क्या कहते हैं आपके, ये रेट मजीद बढ़ेगा या रुक जाएगा या कम होगा, क्या होगा? अगर गवर्नमेंट गंदम ने जो अनाउंस रेट किया है उस रेट पे नहीं देती, लेकिन उसके चांसेस नहीं हैं। गवर्नमेंट ने जो रेट, अब यही इशू है 15 तारीख को देते हैं या 20 तारीख को देते हैं। गवर्नमेंट जिस डेट को आटे का रेट गंदम देगी उसी दिन जो प्राइसेज है ना कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन उतनी देर तक इसमें कमी आने में टाइम लगेगा। से आगाह करने के लिए
महंगाई में पिसी आवाम से आटा भी नायाब हो गया। चिन्नौर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा खत्म हुए आज 21 रोज गुजर गए। घी, चीनी, दाल चना, मसूर, दाल माश, सफेद और काले चने भी नायाब हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। इंसाफ हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए की सब्सिडी की दावेदार है, ताहम चिन्नौर के जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर आटे का कोटा ख़त्म हुए आज 21वां रोज़ है और आज 21वें रोज़ भी चिन्नौर के जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर आटा नहीं पहुँच सकेगा। इसी तरह चीनी और दर्जा दोम का जो घी है उसकी भी शार्टेज जो है वो देखने में आ रही है, जिस वजह से ख़रीदारों को बार बार यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं, कोई चीज़ मिली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से आज 21 रोज हो चुके हैं यूटिलिटी स्टोर पर, ना तो आटा मिल रहा है, ना हमें घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। तो हुकूमत को चाहिए ये जल्द से जल्द हमें इस चीज़ प्रोवाइड करे ताकि हम गरीब लोग हैं अपने बच्चों को खाना खिला सकें। पहले 65 रोज आटा नहीं आया, अब आटा आया था, 1 वीक आया था, उसके बाद अब 21 दिन हो गए हैं, अब आटा नहीं आ चुका। तो हुकूमत दावेदार है, हम सब्सिडी दे रहे हैं जनाब, यूटिलिटी स्टोर पर हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं, लेकिन रेट भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन आटा भी नहीं मिल रहा, हमें चीनी भी नहीं मिल रही, ना कि हमें घी मिल रहा है। तो हुकूमत को चाहिए खुदारा हम पे रहम करे, हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। बिल्कुल जी, ख़रीदार जो है वो परेशान है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि आए रोज़ हुकूमत जो है वो दावे करती है कि अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर दी जा रही है, लेकिन अशिया की जो है वो किल्लत है और शहरी मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल भी एक हफ्ता सिर्फ आटा जो है वो यहाँ पर आया था। मुतालबा किया जा रहा है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। फैसलाबाद और गिरदनवाह में बारिश, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम ने गर्म मौसम को सुहाना कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है जारी है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज़ बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कुछ ठंडी हवाएं चल रही थी और कभी सूरज का साया जो है वो फैसलाबाद पर मौजूद था, लेकिन अब हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। अगर बात की जाए, इस वक्त हम कचहरी बाज़ार के बाहर मौजूद हैं, यहाँ भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि इसके साथ साथ ज़िला कौंसिल चौक के अलावा अगर बात की जाए तो शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो किसी किसी इलाके में जारी है, जबकि ज़्यादातर फैसलाबाद शहर के अंदर जो है हल्की बूंदाबांदी है, जिससे मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। शहरी इस खुशगवार मौसम को जो है एंजॉय भी कर रहे हैं और इस मौसम के साथ साथ जो है इस ठंडी हवाओं पर खुदा का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी घनघोर घटाओं ने आसमान को घेर लिया है। मौसम की तब्दीली से शहरी खुश हैं। हवस से सताए शहरियों ने शोक का सांस लिया है। बात करेंगे फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। जी फरजाना, बताइएगा फैसलाबाद का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का मौसम हसीन नहीं बल्कि हसीन तरीन है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ ठंडी हवाएं हैं बल्कि बारिश की भी खूब रिमझिम है। न सिर्फ शहर में बल्कि गर्दो नवाह में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता चंद माह से गर्मियां जो शुरू हुई थी और जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब वो भी जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये है माह सितंबर, यानी कि गर्मियों के जाने का वक्त आ गया है और मौसम सरमा की आमद है, जिसकी नवीद ये काले बादल और बरसती बारिश भी सुना रही है। तहम शहरी इस बदलते मौसम से खुश हैं। मैं इस वक्त फैसलाबाद के सबसे बड़े जिना गार्डन में मौजूद हूं। यहाँ पर भी मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन है। ना सिर्फ ठंडी हवाएं हैं बल्कि जो बारिश है उसका भी सिलसिला जारी है, जो कि मनाजिर है वो भी बहुत खूबसूरत हैं और शहरी भी खुश हैं। तहम महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत कम से कम 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। यही नहीं बल्कि शहरियों को आने वाले कल में भी मूसलाधार बारिश की नवीद सुनाई गई है, यानी हबस और गर्मी से अब छुटकारा मिलेगा और खूबसूरत मौसम एंजॉय करने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग चिन्नौर टोटोबा के अस्पतालों की बेडशीट्स और दीगर कपड़े धोने वाली लॉन्ड्री का ठेका मंसूख हो गया। अस्पतालों में गंदी और खून आलूद चादरों का इस्तेमाल होने लगा। मरीज और इनके लवाहिकीन बीमारियों का शिकार होने लगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर हसन नकवी। जी मुबश्शिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल में यहाँ के जो वार्ड्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली बेड शीट्स हों या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के जो लिबास हैं उसको धोने के लिए लॉन्ड्री बनाई गई थी, लेकिन इस लॉन्ड्री का ठेका मनसूख कर दिया गया है। और यही वजह है कि अब वार्ड्स हों या ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पर जो चादरें हैं या तो वो खून आलूद दिखाई दे रही हैं या वो गंदी हैं, जिसकी वजह से ताफून भी फैला हुआ है। और मरीज़ों का ये कहना है कि वहाँ बीमारियाँ मज़ीद फैल रही हैं, उनके लवाहिकीन आ रहे हैं, वो परेशान हैं। उनका कहना है कि ऐसी गंदी चादरों पर जब मरीज़ लेटता है तो इससे बीमारियां फैलती हैं, बल्कि इनके जो लवाहिकीन हैं वो भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी वाले से कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पे आए हैं अपने मरीज़ की हालत के लिए, क्या हालत देखी है, क्या कहना चाहेंगे कि ताफून फैला हुआ है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी, मैं इधर आया हूँ मेडिकल वार्ड में, मेरा एक रिलेटिव एडमिट था, उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे आके मैंने देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो बेड शीट्स हैं वो खून आलूद हैं और उसके अलावा मेडिसिन भी जो हैं वो गिरी हुई हैं, तो वो देखने के काबिल नहीं है, बल्कि वहाँ पे बैठने को भी दिल नहीं कर रहा। तो ये देख कर बड़ा अफसोस हुआ है। और इसका जो ठेका है वो जहाँ से पहले ये धुलवाते हैं उनको दोबारा ठेका दिलवाया जाए, ताकि वहाँ पे हम आराम से आके अपने मरीज़ों को तो पहुँच सकें। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर जो मरीज़ आए हुए हैं उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि वो जो वार्ड्स हैं उनके अंदर हालत। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर देते हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि जहां के अस्पतालों में गंदी बेडशीट के इस्तेमाल की निशानदही सिटी 41 ने की, तो डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने नोटिस लेते हुए चादरों की सफाई के लिए टेंडर के अहकाम भी जारी कर दिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। यह है कि कोटेशन बेसिस पे जो है वो दिलवा रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट था प्राइमरी हेल्थ का, जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, उसको एक्सटेंड भी नहीं किया। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई हमारे लिए कि जिसमें फौरी तौर पे जो है हमारे लिए कोई और अरेंजमेंट्स करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो आपके सिटी 41 के नोटिस पे इमीडिएटली हमने वो टेंडर आज भेज दिया है। कल इंशाल्लाह ताला हमारे 2 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या लोकल न्यूज़पेपर जो है उन पे लग जाएगा। मीनवाइल हम जो है वो 3 कोटेशंस पे वो तीनों तहसीलों को वो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो अब सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कपड़े धुल रहे हैं और हॉस्पिटल को उनकी सप्लाई हो रही है। तो जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट था वो बेसिकली ख़त्म हो गया। फैसलाबाद सनती इदारों में काम करने वाले मजदूर मरीजों के लिए अच्छी खबर है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 वेंटिलेटर्स ICU वार्ड में फाल कर दिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल सनती इदारों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे मज़दूर जो कि मरीज़ हैं और इलाज मुआवजे के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जा रहे थे, मगर वहाँ पे वेंटिलेटर की सहूलत ना होने के सबब जो सीरियस हालत के मरीज़ थे उन्हें अलाइड या DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। और अरसा दराज से सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में ICU वार्ड को फाल बनाने के हवाले से वहाँ पे वेंटिलेटर का जो था वो इंतज़ार था। और अब हुकूमत की जानिब से जो 5 वेंटिलेटर ICU वार्ड में फराहम कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर एजाज मुमताज़ का कहना है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 वेंटिलेटर समेत दीगर मशीनरी है जो वो ICU वार्ड में फाल कर दी गई है, डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में जो भी मरीज़ यहाँ पे सीरियस हालत के आएंगे उन्हें सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में तमाम इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। ठीक है अज़ादार, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वैक्सीन लगाने वाले एज ग्रुप्स में 15 से 18 साल के शहरियों को भी शामिल कर दिया गया है, जबकि इसके साथ NCOC के मुताबिक 15 से 18 साल उम्र के शहरियों को सिर्फ फाइजर वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म बे नंबर यहां लाजमन दरकार होगा। फैसलाबाद समेत सूबे भर के 15 शहरों में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स और दीगर मेडिकल इदारे 15 सितंबर तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इससे कबल 12 सितंबर तक तिब्बी इदारे बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसमें तौसीह कर दी गई। तालीमी बोर्ड्स ने कोरोना लॉकडाउन के बायस जमात नाहम में दाखिलों की तारीख में तोसी कर दी है। तालीमी इदारे 15 सितंबर की बजाय अब 15 अक्टूबर तक बगैर जुर्माना जमात नाहम के बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ताखीर की सूरत में ये 500 रुपये जुर्माना के साथ 29 अक्टूबर तक जमात नाहम का दाखिला भिजवाया जा सकेगा।
HEC کی طرف سے 2 سالہ ماسٹر ڈگری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کی اکیڈمک کونسل نے گریجویشن پاس امیدواروں کو 4 سالہ BS پروگرام کے 5ویں سیمسٹر میں داخلے کی منظوری دی تھی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرام پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس پر طلبہ خاصے پریشان تھے، لیکن اب ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کی اکیڈمک کونسل نے منظوری دے دی ہے BS پروگرام کے 5ویں سیمسٹر میں داخلے کے حوالے سے، اور ایسے تمام طلباء و طالبات جنہوں نے 2 سالہ گریجویشن کر رکھی تھی BA BSc، اب وہ ڈائریکٹ 5ویں سیمسٹر میں GC یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلہ لے سکیں گے۔ اس حوالے سے کچھ شرائط جو ہیں ان کا تعین بھی کر دیا گیا ہے کہ ایسے طلباء و طالبات جو کہ BA BSc کے بعد ڈائریکٹ 5ویں سیمسٹر میں BS پروگرام میں داخلہ لیں گے، ان کو 18 کریڈٹ اور کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری کرنا ہوگی، اور اضافی مضامین جو ہیں وہ پڑھنا ہوں گے، جو کہ تمام شعبہ جات کے الگ الگ ڈیزائن کیے جائیں گے، کیونکہ BS پروگرام میں طلبہ 4 سال ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، لیکن BS پروگرام میں مختلف اختیاری اور لازمی مضامین کا کمبینیشن ہوتا ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اکیڈمک کونسل کی طرف سے ایسے طلباء و طالبات جو کہ BS پروگرام کے 5ویں سیمسٹر میں ڈائریکٹ داخلہ لیں گے، انہیں 18 کریڈٹ اور کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی وہ اہل ہوں گے 5ویں سیمسٹر میں، کیونکہ حکومت کی طرف سے HEC کی طرف سے 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرام جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور مارچ 2020 کے بعد جو بھی ایڈمیشنز ہوں گے وہ ماسٹر ڈگری کے قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے ایسے طلباء و طالبات جنہوں نے صرف پابندی عائد کر دی گئی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، شورکوٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوں گے۔ DSP غضنفر عباس کا تھانہ کینٹ کا دورہ، سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد علی سے۔ جی بتائے گا۔ جی بالکل، شوکو کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے 12 ستمبر کو ہونے والے جو الیکشن ہیں، اسی سلسلے میں جو تیاریاں ہیں وہ بھی روٹ پہ پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی فورسز کی جانب سے تیاریاں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے DSP سرکل شوکوٹ غضنفر عباس نے شوکو کینٹ تھانہ شوکوٹ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پہ SHO تھانہ شوکوٹ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور جو دیگر عملہ ہے وہ بھی اس موقع پہ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کس حد تک تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کتنے اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے وہ یہاں پہ شورکوٹ کینٹ کے ایریے میں منعقد ہو رہے ہیں، تو جناب DPO صاحب جھنگ سرفراز احمد خان ورک صاحب کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے تمام تر سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں کل کوئی 300 کے قریب پولیس اہلکاران افسران جو ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جس میں 4 DSP صاحبان اور 12 SHO صاحبان بھی شامل ہیں۔ تو ہر پولنگ سٹیشن پہ کم و بیش تقریباً کوئی 20 کی نفری جو ہے وہ ہم نے لگا رکھی ہے۔ پولیس کی نفری تعینات کی جائے گی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ اپہولسٹری ایسوسی ایشن کے الیکشن سینٹرل چیئرمین منتخب ہونے والے عارف احسان ملک سمیت 2 مزید ایگزیکٹو کامیاب ممبران کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ اسی پر بات کریں گے، محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد سے بڑی نمائندگی جو ہے ابوما کے اندر ملی ہے۔ سینٹرل چیئرمین کے طور پر عارف احسان ملک جو ہے کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ الیکشن تھا ابوما پاکستان کا ملتان کے اندر۔ ہمارے ساتھ عارف احسان ملک صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے عارف صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو سینٹرل چیئرمین بننے کی، یہ فیصل آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کیا ایم ہے، کیا روڈ میپ آپ نے تعین کیا ہے؟ کچھ چیزیں سوچی تو ہوں گی کہ SME کا ایک بڑا سیکٹر، بڑے مسائل ہیں اس وقت SME کو کیسے لے کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں اپنے جو ہمارے ایگزیکٹو کے دوست ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا اور مجھے ان اپوزڈ انہوں نے نامینیٹ کیا اس پوزیشن کے لیے۔ میں تھینک فل ہوں، اور اپنے ممبرز کا بھی تھینک فل ہوں کہ وہ مجھ سے توقعات ہیں ان کی وابستہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابوما، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں ہوم ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ SMEs کی سب سے بڑی ایسوسی ایشن ہے۔ تو ہمارا اس سال کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ SMEs ایک الگ سے سیکٹر ہے، اس کے الگ سے مسائل ہیں، اس کے الگ سے سلوشن ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ الگ سے ایک سیکٹر کے طور پر ٹریٹ کرے، اور ہمیں جو سبسڈیز جو جنرلی وہ دے رہی ہے اس میں SMEs کو نمائندگی خاص طور پر دے، اسٹیٹ بینک SMEs کو پروموٹ کرے، اور کاروبار میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس میں ہماری جو آپ دیکھیں جو ایکسپورٹرز کی نرسری ہوتی ہے وہ SMEs ہیں۔ آج جو بہت شکریہ ظہیر، آپ تفصیلات سے، بلال آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب فیصل آباد FTA کے 87 ورک چارج ملازمین 6 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔
और बेशतर मुलाजमीन 5 साल से ज़ायद अरसा से एफडीए में जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया और एफडीए ऑफिस में एहतजाज भी कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। जी बिल्कुल, 87 ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि कई सालों से एफडीए में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं बतौर वर्क चार्ज। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, वर्कमैन के तौर पर उनके ऑर्डर नहीं हो रहे, तो इसके साथ साथ 6 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही, जिसके बायस इस वक्त फैसलाबाद एफडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्लेटफॉर्म से इस वक्त एहतजाज जारी है, जिसमें यूनियन ओहदेदार भी मौजूद हैं और मुतालबा क्या है ये भी इस हवाले से जानते हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा मामला क्या है, कितने महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 5-6 माह से तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिली और बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हैं कि इनको रेगुलर कर दो। अब हमारा मुतालबा इनको फ़ौरन जो है इनकी सैलरी रिलीज़ किया जाए ताकि ये अपने बच्चों को के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल मुनीब साहब, आप बताइएगा कि इस हवाले से आपने एफडीए इंतज़ामिया से कोई बात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तकरीबन 2 महीने से इंतज़ामिया से बात चल रही है। नए डीजी साहब आए हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है और इनके लिए दोबारा से जो 87 लोग हैं इनकी लिस्टें फाइनल करके अप्रूवल के लिए लाहौर भेजी हैं, उसका लेटर का रिप्लाई भी आ गया है। हम ये चाहते हैं कि जो 87 लोग या 90 लोग हैं इनका जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वर्कमैन की, उसके ऊपर इनका क्राइटेरिया पूरा है। ये तकरीबन 5-5 साल से इनकी तनख्वाह बैंक में जा रही है और कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक ये सारे एलिजिबल हैं। हम कहते हैं कि इनके आर्डर जो हैं इनको फौरी तौर पर वर्कमैन का स्टेटस दे दिया जाए और मज़ीद जो इनकी तनख्वाह पेंडिंग है 6 माह से, देखें तनख्वाह के बगैर तो किसी का घर नहीं चलता। ये बेचारे फिर भी 6 माह से लगे हुए हैं कि चले हम काम कर रहे हैं, हमें वर्कमैन का स्टेटस मिल जाएगा और इस सिलसिले में बेचारे फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हम इनके साथ खड़े हैं। अगर हमें किसी भी और फोरम पे भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, हम इनको फौरी तौर पे। खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा CNW में इंतजामी तंजीम साजी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने महकमा हाईवे और बिल्डिंग में M&R विंग्स को खत्म कर दिया। दोनों महकमों में चीफ इंजीनियर से लेकर SDO और तमाम मातहत अमले के ओहदे और दफातर भी खत्म कर दिए गए। फैसलाबाद तहसील सदर में पटवारियों की 20 असामियां खाली हैं। सिर्फ 14 उम्मीदवार टेस्ट पास कर सके। 1882 दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जबकि 705 उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट में हाजिर हुए। जंग में किमात की काश्त को बेहतर करने के लिए काश्तकारों में पैदावारी मुकाबला जात के इनाकात के बारे में महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए। इसी हवाले से तफसीलात जानने की अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कमात की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए ज़िला भर में पैदावारी मुकाबला जात के इनाकात का फैसला किया गया और इस हवाले से काश्तकारों से दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन के मुताबिक काश्तकार अपने मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर्स के दफ्तर में दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। इस मुकाबला जात में सिर्फ रजिस्टर्ड काश्तकार ही हिस्सा ले सकेंगे, जबकि पैदावारी मुकाबला जात के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से कमात की मंजूर शुदा इकसाम की फहरिस्तें भी जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत तकरीबन जो है वो 12 से ज़ायद इकसाम है कमात के, जिनको महकमा ज़राअत की जानिब से मंजूरी मिली है। और रवां साल जो है काश्तकारों की हिदायत जारी की गई है कि इन्हीं इकसाम में कमात जो है वो काश्त किया जाए ताकि पैदावारी इजाफा भी मुमकिन हो सके, जबकि माली तौर पर भी नुकसान का ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की मुनासबत से चनियोट में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम फर्स्ट एड आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से, बताएगा। 11 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है और आज उसी मुनासबत से चिन्योट में रेस्क्यू 1122 की जानिब से एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर राकिफ हैं, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान और जो रेस्क्यू के वॉलंटियर्स हैं, जो रेस्क्यू एहलकार हैं, वो इसमें शरीक हैं। मैडम से बात करते हैं। मैडम, आज वर्ल्ड फर्स्ट डे मनाया जा रहा है, आपका एक कम्युनिटी प्रोग्राम है, उसमें अब तक कितने लोगों को ये फर्स्ट एड की तरबियत दी जा चुकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के हवाले से हम एक वॉक का हमने एहतमाम किया है और इसके साथ हमने अपना जो हमारे रेस्क्यू स्काउट्स हैं उनके लिए एक आगाही का जो है ना हमने सेमिनार का भी एहतमाम किया था। और मकसद इस दिन का ये मनाने का है कि फ़र्स्ट एड शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, कि तमाम लोगों को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल होनी चाहिए। अगर तमाम लोग फ़र्स्ट एड में ट्रेन होंगे, ज़िंदगी बचाने में ट्रेन होंगे, तो फिर हम हादसात पर फौरी मदद देकर हम बहुत सारी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारा कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोगों को ट्रेन कर चुका है। इसके अलावा वेल सेफ्टी
اور ہماری جو معاشرے میں اور بہت بہتری شکریہ کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔